बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है कि तभी पिंकी और राजू अपने घर से बाहर आते हैं और बारिश में खेलने लगते हैं। वो दोनों खेल ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों की माँ सुनीता घर के दरवाजे पर खड़े होकर हाथों में तौलिया लिए उन दोनों को आवाज लगाती है, राजू पिंकी बहुत खेल लिया तुम दोनों ने, अब घर में आओ वरना सर्दी लग जाएगी। अरे माँ सर्दी है तो क्या हुआ, वैसे सर्दी की बारिश में तो मजा आता है। हाँ राजू तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। माँ अभी तो हमने बारिश में खेलना शुरू किया है, हम थोड़ी देर बाद आएंगे। घर में आप तब तक खाना बना लो, हम लोगों को बहुत भूख लग रही है। खेलने के बाद और भूख बढ़ जाएगी। जब हम नहाकर अंदर आएंगे तो फटाफट हम लोगों को खाना दे देना। मैं जानती हूँ कि अभी सर्दियों की बारिश हो रही है, लेकिन बच्चों बारिश में ज्यादा देर खेलना सही नहीं होता। अब चुपचाप अंदर आओ वरना मैं बाहर आ जाऊंगी, और मैं बाहर आई तो दोनों को दो दो थप्पड़ लगेंगे। माँ की बातें सुनकर राजू और पिंकी एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और अब चुपचाप घर के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक एक करके अपना शरीर तौलिए से पोंछते हैं और कपड़े बदलकर खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी वहाँ उनकी दादी आती है और कहती है, बच्चों बारिश में ज्यादा देर नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि सर्दी की बारिश भले ही मजेदार होती है, लेकिन वो कब हमें बीमार कर जाती है हमें पता नहीं चलता। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम लोग बीमार पड़ जाओ तो हम तुम्हारा इलाज करवा सके। तुम जानते हो ना तुम्हारे पिता महेश मजदूरी करके इस घर का गुजारा करते हैं। दादी की ये बात सुनकर राजू और पिंकी थोड़े सहम जाते हैं। उन्हें पता है कि उनके घर के हालात थोड़े तंग हैं, लेकिन बच्चों का मन तो चंचल होता है। वो दोनों खाना खाने बैठ तो जाते हैं, पर उनका ध्यान अभी भी बाहर की बारिश और उस ठंडी हवा में ही अटका होता है। दादी अब तो हमेशा पैसों की बात लेकर बैठ जाती हैं। पापा मजदूरी करते हैं तो क्या हुआ, हम कभी बीमार नहीं पड़ते ना। और देखो बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ दादी, और मम्मी ने आज खाना भी कितना टेस्टी बनाया है। ये आलू की सब्जी और गरम रोटियां खाकर तो मजा ही आ गया। मम्मी थोड़ा और अचार दो ना। अचार तो ले लो, पर याद रखना कि अगर गला खराब हुआ तो मैं तुम्हें कोई दवाई नहीं दिलाऊंगी। चुपचाप ये खाना खाओ और सो जाओ। इस तरह सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। सुनीता हैरान हो जाती है कि इस बारिश में कौन आया होगा। वो जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि महेश पूरी तरह से भीगा हुआ खड़ा है। सुनीता जल्दी से तौलिया लाओ, मैं तो पूरी तरह भीग गया हूँ। रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। सुनीता भागकर तौलिया लाती है और महेश को देती है। महेश अंदर आता है और अपने गीले कपड़े बदलने लगता है। राजू और पिंकी अपने पापा को देखकर थोड़े उदास हो जाते हैं, क्योंकि पापा बहुत थके हुए लग रहे थे। आज तो काम भी पूरा नहीं हो पाया। ठेकेदार ने बोला कि जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक काम बंद रहेगा। अब पता नहीं कल काम पर जाना होगा या नहीं। अगर बारिश ऐसे चलती रही तो इस महीने का खर्चा निकालना मुश्किल हो जाएगा। देखा सुनीता, मैं यही कह रही थी कि ये बारिश देखने में तो अच्छी लगती है, पर हम जैसे गरीबों के लिए ये मुसीबत बनकर आती है। महेश तो जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। महेश खाना खाने बैठता है, लेकिन उसका मन उदास होता है। उधर बाहर बारिश और भी ज्यादा तेज हो जाती है। बिजली कड़कने की आवाज से पिंकी डर जाती है और अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है। मम्मी ये बिजली क्यों कड़क रही है, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं है बेटा, बस बादल गरज रहे। तू जल्दी से सो जा। रात के करीब 12 बज रहे होते हैं। पूरा परिवार सो रहा होता है, लेकिन अचानक छत से पानी टपकने लगता है। पुराने घर की छत अब इस तेज बारिश को झेल नहीं पा रही होती है। मम्मी देखो मेरी चादर गीली हो गई है, छत से पानी गिर रहा है। सुनीता और महेश झट से उठते हैं। देखते हैं कि छत के 2-3 कोनों से पानी टपक रहा है। महेश तुरंत खाली बाल्टियां और बर्तन लाता है और वहाँ पर रख देता है जहाँ से पानी गिर रहा होता है। ये छत भी अब जवाब देने लगी है। पिछले साल सोचा था कि इसकी मरम्मत करवा दूंगा, पर पैसे ही नहीं जुड़ पाए। अब क्या करेंगे, बच्चों के बिस्तर तो गीले हो रहे हैं। पापा हम सब एक ही कोने में बैठ जाते हैं जहाँ पानी नहीं गिर रहा। राजू की बात सुनकर पूरा परिवार एक कोने में सिमट कर बैठ जाता है और बाहर ठंड बढ़ती जा रही होती है और अंदर छत से टपकता पानी उनके डर को बढ़ा रहा होता है। पूरी रात किसी की भी आंख नहीं लगती। सुबह होती है तो बारिश थोड़ी धीमी होती है, पर रुकती नहीं है। महेश तू आज काम पर मत जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। रात भर जागने से तेरी आंखें लाल हो गई हैं। माँ अगर आज नहीं गया तो कल घर में राशन कैसे आएगा, मुझे जाना ही होगा। महेश जबरदस्ती तैयार होकर काम पर निकल जाता है। उधर राजू को अब छींकें आने लगती हैं। अच्छी मम्मी मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है। राजू की बात सुनकर अब सुनीता उसके माथे पर हाथ रखकर उसका माथा छूती है। अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा था ना कि बारिश में मत खेलो, पर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो पापा भी काम पर चले गए और तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। मम्मी मुझे भी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। सुनीता की चिंता और बढ़ जाती। वो जल्दी से किचन में जाती है और कुछ जड़ी बूटियां डालकर काढ़ा बनाने लगती है। दादी भी उसकी मदद करने लगती। सुनीता बच्चों को कंबल उड़ा दे और उन्हें ये काढ़ा पिला।
ये सर्दियों की बारिश बहुत जिद्दी होती है, जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। इस तरह सुनीता बच्चों को कंबल उड़ा देती है। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है पर महेश वापस नहीं आता। सुनीता बार बार दरवाजे पर जाकर देखती है, तब वो पड़ोस की रहने वाली विमला आती है। सुनीता, अरे ओ सुनीता, सुना तूने? जहाँ महेश भाई काम करते हैं वहाँ तो दीवार गिर गई बारिश की वजह से। ये सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो पागलों की तरह भागती है और राजू और पिंकी भी बीमार होने के बावजूद दरवाजे तक आ जाते हैं। क्या कह रही हो विमला बहन? मेरे पति ठीक तो है ना? मुझे बस इतना पता चला है कि कुछ लोग घायल हुए, तो जल्दी वहाँ जाकर देख। सुनीता बिना कुछ सोचे समझे उसी बारिश में भागने लगती है। उसके दिमाग में बस महेश का चेहरा घूम रहा होता है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि बहुत भीड़ जमा है। एम्बुलेंस खड़ी है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। महेश, महेश आप कहाँ हो? तभी उसे कोने में महेश बैठा हुआ दिखता है। उसके हाथ में पट्टी बंधी होती है और वो दर्द से कराह रहा होता है। अब ठीक तो हो ना? मुझे बहुत डर लग गया था। घबराओ मत सुनीता, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, बस दीवार का एक पत्थर हाथ पर गिर गया, पर आज की दिहाड़ी में चली गई और अब कुछ दिन काम भी नहीं कर पाऊंगा। सुनीता महेश को लेकर घर आती है। घर में बच्चे अपने पापा को इस हालत में देखकर रोने लगते हैं। पापा हमें माफ कर दो, हमने आपकी बात नहीं मानी और बारिश में खेले, हमारी वजह से शायद ये सब हो रहा है। अरे नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो बस बुरा वक्त है जो कट जाएगा। अगले कुछ दिन घर में बहुत शांति रहती है। महेश काम पर नहीं जा पाता और बच्चों की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। तभी एक दिन अचानक ठेकेदार घर आता है। महेश कैसे हो भाई? साहब आप यहाँ देखिए, मेरा हाथ अभी ठीक नहीं है, मैं काम पर नहीं आ पा रहा। मैं तुम्हें काम पर बुलाने नहीं आया हूँ। उस दिन जो हादसा हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मालिक ने उन सब मजदूरों के लिए कुछ पैसे भेजे जो घायल हुए थे, ये लो तुम्हारा मुआवजा। ठेकेदार महेश को कुछ पैसे देता है। ये पैसे इतने होते हैं कि महेश के हाथ का इलाज भी हो जाए और घर का राशन भी आ जाए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब सब ठीक हो जाएगा। देखा बच्चों, मुसीबत आती है तो रास्ता भी साथ लेकर आती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर से लापरवाही करो। नहीं दादी, अब हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम समझ गए कि मेहनत और समझदारी क्या होती है। हाँ मम्मी, अब हम सिर्फ धूप में खेलेंगे, बारिश में तो बिल्कुल नहीं। बाहर अब बारिश रुक चुकी होती है और हल्की हल्की धूप निकलने लगती है। घर की छत से अब पानी नहीं टपक रहा होता है और चारों तरफ एक सुकून भरा माहौल हो जाता है। राजू और पिंकी अब समझदार हो गए होते हैं और महेश के चेहरे पर भी अब कोई चिंता नहीं होती। सुनीता जल्दी से घर के सारे दरवाजे और खिड़की बंद कर दो, बाहर काफी तेज आंधी आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो बाहर बहुत तेज बारिश होने वाली है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? अगर बारिश हो तो हम लोग सोएंगे कहाँ? आप तो जानते हैं कि हमारी छत टूटी हुई है। एक तो ये ठंड, ऊपर से इस बारिश का कहर। भगवान जाने अब हम क्या करेंगे। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। भगवान हम गरीबों को कुछ ज्यादा ही परेशानी देते हैं। गरीबों की बढ़ती गरीबी कम होने का नाम नहीं ले रही और अमीरों की अमीरी कम होने का नाम नहीं ले रही। अमीर लोग हम गरीबों को पैसा अपने घर और अपने बैंक बैलेंस में रखते हैं, लेकिन हम लोगों को पाई पाई के लिए तरसना पड़ता है। दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे कि तभी उनके माथे पर बारिश की बूंदें टपकने लगती हैं। सुनीता और मनोज काफी परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर में आशा बाहर आती है और अपने बहू बेटों से कहती है, मनोज अंदर पलंग के नीचे एक बड़ी सी पन्नी रखी हुई है, जा जाकर झोपड़ी की छत पर वो पन्नी बढ़ा दे। अगर वो पन्नी हमने छत पर नहीं लगाई तो ये बारिश इस ठंड के साथ हमें मार डालेगी। पापा दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी हमारे पास ठंड से बचने के लिए ज्यादा जुगाड़ नहीं, और हमारे पास एक गर्मा गर्म कंबल भी नहीं है, और ऊपर से ये बारिश हो रही है, ठंड और बढ़ रही है। पापा इसलिए जाकर जल्दी से छत को ढक दीजिए, ताकि ज्यादा न सही पर थोड़ा बहुत ही सही हम इस बारिश से बच तो जाएंगे ना। आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुनीता बाहर जो सीढ़ियाँ रखी हुई हैं, तुम उसे पकड़कर खड़ी होना, मैं ऊपर जाकर अभी छत को ढक देता हूँ। मनोज की बात सुनकर अब सुनीता मनोज के साथ बाहर जाती है और सीढ़ी पकड़कर खड़ी हो जाती है। मनोज भी अब अपनी झोपड़ी की छत को पन्नी से ढक देता है और नीचे घर में आ जाता है। उस बड़ी सी पन्नी को झोपड़ी की छत पर छापने से बारिश का पानी अंदर तो नहीं आता, लेकिन बाहर बढ़ती ठंड मनोज और उसके परिवार की जान लेने पर उतर आती है। पिंकी ठंड से थरथराने लगती है और आशा बूढ़ी होने के कारण उसके पैरों में दर्द होने लगता है, जिसे देख मनोज और सुनीता काफी परेशान हो जाते हैं। मनोज जी, आप जरा भी परेशान मत होइए, घर में कुछ सूखी लकड़ियां हैं, मैं उन्हें जला देती हूँ। उन लकड़ियों से ठंड भी काबू में रहेगी और बारिश से भी हमारा बचाव हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सुनीता अपने घर में कुछ सूखी लकड़ियां जलाती है। उन जलती लकड़ियों की गर्माहट में आशा और पिंकी को काफी राहत पहुंचती है।
पर अपने परिवार को इस तरह देख मनोज काफी परेशान हो जाता है। पूरी रात बारिश होती है और ठंड यूं ही बढ़ती जाती है। अगली सुबह मनोज जब उठता है तो देखता है कि अब उसके घर में पानी भर रहा है, जिसे देख वो काफी परेशान होने लगता है। झोपड़ी की छत पर डाली गई पन्नी जगह जगह से फट गई थी और रिसता हुआ पानी अब फर्श पर एक छोटी नदी का रूप ले चुका था। सुनीता जल्दी उठो, देखो ये क्या हो गया, पानी अंदर आ गया, हमारी सारी मेहनत बेकार गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी, पिंकी उठो, पानी आ गया है। सुनीता तुरंत आशा और पिंकी को उठाती है और उन्हें उस ऊंचे हिस्से में ले जाती है जहाँ पानी कम जमा हुआ था। मनोज तुरंत टिन का डिब्बा उठाता है और फर्श पर जमे पानी को बाहर फेंकना शुरू कर देता है। तो वही पिंकी कांपते और खांसते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ बहुत ठंड लग रही है और अब तो ये पानी कहाँ से आ गया? मैं अभी पानी बाहर निकालता हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो, ये गरीब का नसीब है और कुछ नहीं। मनोज, तुम दोनों क्यों परेशान हो? बेटा, तुम अपनी पिंकी और सुनीता का ध्यान रखो, ये बारिश हमारे लिए प्रलय है। माँ आप ऐसी बातें मत कहो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे, लेकिन मुझे काम पर जाना होगा। आज मजदूरी नहीं मिली तो हम रात का खाना भी नहीं खा पाएंगे। हाँ जी, आप जाइए, लेकिन अपना ध्यान रखना, बाहर बहुत ठंड और कीचड़ है। ध्यान से जाना और ध्यान से काम करना। मनोज अपना फटा हुआ स्वेटर पहनता है और ठेकेदार से काम की उम्मीद में घर से निकल जाता है, लेकिन ठेकेदार के घर पहुंचने पर उसे निराशा ही मिलती है। एक नौकर उसे डांट कर कहता है, अभी साहब सो रहे हो ना, आज कोई काम नहीं है, जब देखो मुंह उठाकर आ जाते हो, चलो जाओ यहाँ से। मनोज खाली हाथ और निराश होकर वापस अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ता है। उसका दिल भारी था क्योंकि उसके पास शाम के भोजन के लिए भी एक पैसा नहीं था। जैसे वो घर पहुंचता है उसकी नजर पिंकी पर पड़ती है। सुनीता, काम नहीं मिला, ठेकेदार ने दरवाजा भी नहीं खोला और अपने एक नौकर को बाहर भेजकर मुझे कह दिया कि आज काम नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं जी? ये तो एक और बड़ी मुसीबत आ गई। पिंकी को बहुत तेज बुखार है, रात भर भीगी इसलिए ठंड लग गई, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मनोज तुरंत अपनी बेटी को गोद में उठाता है और उसे फटे हुए शॉल से लपेटकर डॉक्टर के क्लिनिक की ओर चल पड़ता है। वो किसी तरह डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर जांच करते हैं और कहते हैं कि पिंकी को तेज निमोनिया है और इसे तुरंत दवाइयाँ चाहिए, इसीलिए जल्दी से काउंटर पर फीस जमा करवा दो ताकि पिंकी का इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, मेरे पास इस वक्त सिर्फ 50 रुपए हैं, मैं एक मजदूर हूँ, मेरी बेटी की जान खतरे में है, मैं आपको बाकी पैसे कल सुबह काम पर जाते ही दे दूंगा, प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। माफ करना, बिना पैसे के दवाई नहीं दे सकता मैं, नियम तो नियम है। डॉक्टर की बात सुनकर अब मनोज का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसकी गरीबी ने उसे लाचार कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी क्लिनिक में बैठी एक अजनबी महिला ये सब देखकर डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, आप अपनी फीस के चलते एक बच्चे की जान खतरे में डाल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आप मुझसे फीस ले लीजिए और दवाई इन्हें दे दीजिए, क्योंकि उनकी फीस मैं दे रही। उस दयालु महिला ने 400 रुपए दिए और मनोज से कहा कि वो अपनी बेटी को दवाई दे। मनोज अब अपनी गर्दन उस महिला के आगे झुका देता है और उसका धन्यवाद करने लगता है। मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? कोई बात नहीं भाई, बस अपनी बेटी का ध्यान रखो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मनोज दवाइयां लेता है और तेजी से घर की ओर भागता है। उसे लगा कि दुनिया अभी भी दया और मानवता से खाली नहीं हुई है। घर पहुंचकर मनोज सुनीता को पिंकी की दवाई दे देता है और वो दवाई पिंकी को खिलाने को कहता है। कुछ देर बाद अब वो उसे गर्म कपड़ों से ढक देते हैं। अगले कुछ दिन तक पिंकी का बुखार धीरे धीरे कम होता है। मनोज को अब भी काम नहीं मिलता, लेकिन वो हर दिन कुछ न कुछ मजदूरी जुटाने की कोशिश करता है। आप इतने उदास क्यों हैं जी? पिंकी अब ठीक हो रही है। मैं उस अजनबी महिला के बारे में सोच रहा हूँ जिसने हमारी मदद की। हम इतने गरीब हैं कि अपनी बेटी की दवाई भी खुद नहीं खरीद सकते, और उस ठेकेदार ने हमें एक दिन की मजदूरी भी नहीं दी। बेटा, अमीरी और गरीबी ईश्वर की देन नहीं बल्कि इंसानों की बनाई हुई है। तुम निराश मत हो, अब मौसम थोड़ा खुल गया है, तुम हिम्मत मत हारो। आप सब सही कह रहे हैं, मैं अब और नहीं मानूंगा। मुझे पता है कि मुझे सिर्फ अपने परिवार को नहीं बचाना बल्कि उस महिला का कर्ज भी चुकाना है। सुनीता, आज से हम फिर से शुरुआत करेंगे। मैं आज से सिर्फ मजदूरी ही नहीं बल्कि एक बेहतर जिंदगी कमाने की कोशिश करूंगा। हम इस झोपड़ी को बदल कर रहेंगे, ये बारिश हमें तोड़ नहीं सकती। हम इस ठंड और इस गरीबी को हरा कर रहेंगे। हम आपके साथ हैं जी, हम जरूर जीतेंगे। मनोज अपने घर की टूटी फूटी दीवारों को देखता है। बारिश का पानी और ठंड उन्हें डरा नहीं पाई थी, क्योंकि उनके पास आपसी प्रेम और अटूट साहस की